तो भाई आज पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। वैसे क्या हाल चाल है बच्चों? पिछली दो वीडियो देखी होंगी। पिछली दो वीडियो का पढ़ के देख लिया भाई। केस स्टडी की वीडियो भी आने वाली है अगले, तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ लो। केस स्टडी की वीडियो आने वाली है, केस स्टडी बताएंगे और उसमें एक टेस्ट भी देंगे नीचे, जो आपको सॉल्व करके हम हमें भेज सकते हो हमारे इंस्टा हैंडल पे। भाई हमने ऑर्गेनाइजिंग कहाँ तक पढ़ा था, क्या क्या चीजें थी, ये सब आपको याद है? हमने देखा था कि हमारा फंक्शन और डिविजनल क्या क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग डेफिनेशन और प्रोसेस, उसके एडवांटेज और लिमिटेशन और देख लेते हमने फंक्शनल डिवीजन के। अब एक छोटा सा टॉपिक है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज बना दी जिससे आप थोड़ा सा घबरा गए होगे। क्या जी? फॉर्मल के अंदर फंक्शनल और डिविजनल आता है, मतलब भाई देखो पहले समझ लो, ऑर्गेनाइजेशंस दो टाइप की होती हैं। जो हमने पीछे पढ़े थे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बता रहा है। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती हैं, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं सबसे पहले इस चीज को समझाने के लिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें कम्युनिकेशन के लिए स्केलेटन यूज हो, और इनफॉर्मल वो होती है जिसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। ठीक है। अब फॉर्मल के अंदर फंक्शनल और डिविजनल क्यों दे दिया भाई इन लोगों ने? क्या कहा मैंने? फॉर्मल के अंदर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों दे दी? देखो होता क्या है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कैसे काम करेगी फॉर्मली। इनफॉर्मली बताती है कि जो सोशल इंटरेक्शन से मिलके होता है। अगर हमें ये समझना है उसके लिए थोड़ा इधर आना पड़ेगा जी। इस डिफरेंस को समझ लिया, फॉर्मल इनफॉर्मल समझ आ जाएगी। क्या होगा? फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों समझ आ जाएंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है भाई? देखो सबसे पहले ऑरिजिन, मतलब बनती कैसे, उत्पन्न कैसे होती है जी। मतलब बनती कैसे है, मतलब जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बनाने के लिए जो हमारी मैनेजमेंट है वो अपनी पॉलिसीज बनाती है। जो मैनेजमेंट है वो अपनी पॉलिसीज बनाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करेगी और कैसे कैसे काम करेगी। दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, उसमें क्या होता है, वो सोशल इंटरेक्शन से मिलकर बनती है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको इसका, तो सीधे दो एग्जांपल बन जाते हैं। देखो फॉर्मल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे जाके आप अपने मैनेजर से मिले, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इनफॉर्मल, आप मैनेजर से मिलने के बाद कैंटीन में गए और वहां पे कुछ लोगों से आपने बात की, वो आपके अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और बाद में पता चला आप लोग कोवर्कर्स हो या को एम्प्लॉयज हो या कलीग्स हो। ठीक है, ये चीज। अब भाई यहाँ पे इससे क्या समझ आता है? ये तो नॉर्मल सी चीज है। फॉर्मल वो जो मैनेजमेंट बना रही है, इनफॉर्मल अपने आप बना रहे हो आप सोशल इंटरेक्शन से, सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए। अथॉरिटी, भैया पावर किस किस के पास रहती है इसमें और क्या क्या होता है पावर के साथ। देखो अगर आप फॉर्मली काम कर रहे हो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो फॉर्मल तरीके से, तो पावर किसके पास रहेगी? आपको किसकी सुननी पड़ेगी? मैनेजर की या फिर जो लीडर होगा उसकी। इनफॉर्मल में भैया डिपेंड करेगा पर्सनल क्वालिटी पे। पर्सनल क्वालिटी कैसे? ग्रुप में होता है भाई, कोई एक बंदा होता है ना जिसे कोई भी खिंचाई नहीं कर पाता, वो सबकी खिंचाई करता है, वही वाली बात। बिहेवियर, अब बिहेवियर कौन सेट करता है, क्या होता है? देखो जो फॉर्मल होता है उसमें बिहेवियर टॉप मैनेजमेंट सेट करते हैं कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है। दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती है, उसमें बिहेवियर कोई सेट पैटर्न नहीं होता, वो कैसा भी रह सकता है। लीडरशिप, भैया लीडर कौन होता है यहाँ पर? भैया मैनेजर ही लीडर होगा, क्योंकि मैनेजर के पास ही सारी पावर होती है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में मैनेजर हो भी सकता है और नहीं भी। अब मैंने यहाँ दो चीजें बोली, मैनेजर हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा क्यों भाई? मैनेजर हो कैसे सकता है? आप सोचो, आप सब लोग, मान लेते हैं आप किसी कंपनी में काम करने गए हो, आप सब लोग वहां पर जा करने के बाद एक कोवर्कर्स का आपका टूर गया है, आपका कलीग्स का एक टूर गया है जिसमें एक मैनेजर भी है, तो आप किसकी बात आपको सुननी पड़ेगी थोड़ी बहुत? मैनेजर की। क्यों भैया? वापस आने के बाद तो आपको उसके साथ काम करना है। दूसरी तरफ आप कोवर्कर्स आ रहे हो, आप सारे को कलीग्स एक साथ बैठे हुए हो, वहां पे किसी एक दूसरे की पावर सुनोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सब आप एक ही लेवल के हो, प्लस आपके ऊपर कोई ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर है, नॉर्म्स है इस टाइम। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम आए तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, आपने ये चीज पढ़ी है? स्केलर चेन थोड़ा सा सेकंड चैप्टर में देखा हो स्केलर चेन के बारे में, होती क्या है स्केलर चेन? भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्केलर चेन से काम करती है, मतलब भैया इसमें कम्युनिकेशन करने का एक फिक्स पैटर्न है कि आप किससे कम्युनिकेशन कर सकते हो। इनफॉर्मल कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन करता है, आपको पता है भैया कि आपको कोई रोक टोकने वाला नहीं है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसमें नहीं हो प्रेशर में, घर पे जाके भी या फिर इस तरीके से बात करोगे। लास्ट नेचर, उधर रिगिड फ्लेक्सिबल। अब रिगिड का मतलब क्या होता है? रिगिड का मतलब कठोर, एक तरीके से बहुत ज्यादा हार्ड। इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हो आप इसे। भाई इनफ्लेक्सिबल क्यों होता है? इनफ्लेक्सिबल इसलिए रिगिड में क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपको उसके हिसाब से सारा काम करना है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल जो मर्जी वो कर लो, आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। अब हमने ये समझ लिया। उसके बाद जरा अगर हम दूसरी तरफ आए इनफॉर्मल के बाद अगर हम फॉर्मल में आए और देखें जी भैया मैंने क्या चार्ट बना रखा है फंक्शनल और डिविजनल का, तो एक बार जरा ऐसे भी देख लेते हैं फंक्शनल डिविजनल के चार्ट को। भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती है। अगर मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो मैं उसे फॉर्मल ही बनाऊंगा। इनफॉर्मल तो एक तरीके से वहां पर अपने आप जनरेट हो जाती है जी। फॉर्मल में बनाता हूँ, इनफॉर्मल उसका रिजल्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप जनरेट हो जाती है। मैंने 10 लोगों को काम के लिए बुलाया, अब उसके बाद अगर वो 10 लोग बाद में 10 में से 5 भी घूमने जा रहे हैं कहीं पर, या फिर उसके बाद कहीं छोटे मोटे ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लंच में बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो इनफॉर्मल ही हो गए हैं। वो अपने आप फिक्स सेट पैटर्न से काम नहीं करेंगे, वो ऐसे ही किसी से बात कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है उनमें। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल और डिविजनल आती है, ये चीज समझ लो, बस इतनी सी है। ठीक है, इसे जल्दी से उतारो। भैया नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस और लिमिटेशन। क्या देखते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस और लिमिटेशन। अब एडवांटेज क्या है भाई? सबसे पहली आ जाती है अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कैसे अवॉइड होता है भाई? एक छोटी सी बात देखो, मेरे पास 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, मैंने 10 के 10 को बता दिया कि आपको क्या क्या काम करना है। मैंने 10 के 10 को बता दिया आपको क्या क्या काम करना है। इससे क्या होगा? सबको पहली चीज क्या रहेगी? क्लियरिटी रहेगी उनके वर्किंग रिलेशनशिप में, किसे क्या क्या काम करना है, और कोई भी एक काम को बार बार नहीं करेगा या फिर वो सारी एक्टिविटीज नहीं करेगा जो कि हमारा टाइम वेस्ट करे। इससे ही अवॉइड होती है डुप्लीकेशन। क्यों भाई? मैंने बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऊपर से ऑर्डर लेके काम करने होते हैं, उस हिसाब से। सीधा हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट में है यूनिटी ऑफ कमांड। आपने पढ़ा होगा एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का कि एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा। ये नहीं है कि दो सुपीरियर से ऑर्डर ले एक सबऑर्डिनेट। वहां पर एक छोटी सी टर्म आती है डबल सबऑर्डिनेशन। डबल सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे, जब हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने अपना रखी है, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डबल सबऑर्डिनेशन नहीं होगी। मतलब जो एक सबऑर्डिनेट है वो दो सुपीरियर दिया, दो से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर नहीं ले रहा होगा, सिर्फ एक से ही ऑर्डर ले रहा होगा। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ कमांड कैसे हो सकती है? यहाँ पर क्या क्या फायदा देगी यूनिटी ऑफ कमांड हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ये समझ लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा देगी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सभी लोग एक दूसरे से जान पाएंगे कौन किसका सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। पहली चीज जो कि हमें क्लियरिटी की वजह से मिल गया। दूसरी चीज सबको पता हो कौन किसे ऑर्डर लेगा और कौन किसे ऑर्डर देगा। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टेबिलिटी कैसे बनती है, एक बार ये देख लेते हैं। भाई दो तरीके के गोल होते हैं, एक होते हैं पर्सनल, एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। अब यहाँ क्या होता है, पर्सनल गोल के साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्रेफरेंस नहीं देते अगर हम सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात करें। पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हमें कंट्रोल करती है, इस तरीके से हमें ऑर्डर देती है, हमारी लीडरशिप करती है कि जो हम हैं दोनों तरफ ही अपना बराबर वो दे योगदान, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबिलिटी के साथ बढ़ती रहे। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैंने बताया सबको पता होगा कौन किसका सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट। इससे क्या होगा? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छा रिलेशन बन जाएगा।
जो कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था। तो फिर क्या होगा, लोग अथॉरिटी जिसको जितनी मिलेगी उस हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। एक बहुत अच्छी लाइन है, अगर आपको याद हो स्पाइडरमैन की, कि बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो भाई यही बात है, ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। नेक्स्ट, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। भैया सब कुछ कर रहे हैं, गोल अचीव होगा या नहीं होगा? अच्छा, अगर मैं इसकी अच्छी से एक्सप्लेनेशन बताऊं तो वो ये है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल अचीव करने में हेल्प होगी। कैसे? भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो सब गोल के लिए काम कर रहे हैं, वो क्लैरिटी से काम कर रहे हैं, डबल सबऑर्डिनेशन नहीं हो रहा वहां पे, कोई भी जो हमारा काम है वो डुप्लीकेशन नहीं हो रही है, लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होगा ना गोल अचीव? होगा, क्लियर सी बात है। अब आ जाता है लिमिटेशन क्या होती है फॉर्मल अपनाने की। भाई हमने एडवांटेज देख ली, पर लिमिटेशन जाना पड़ेगा। एक चीज हमें पता है, अगर किसी चीज की ब्राइटर साइड है तो उसकी डार्कर साइड भी है। मतलब जो चीज अच्छी है वो कहीं ना कहीं बुरी भी होती है। यहाँ वो देख लेते हैं बुरी कहां पर है वो। भाई सबसे पहला आता है प्रोसीजरल डिलेस। प्रोसीजरल डिलेस, यहाँ पर भैया टाइम लगता है डिसीजन लेने में। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कोई डिसीजन लेना है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैं बार बार देता हूँ, वो एग्जांपल ये है कि मैंने रॉ मटेरियल मंगाया, पर लेकिन वो रॉ मटेरियल मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपेटेबल नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे दूसरी तरफ पहुंचानी है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे दूसरी तरफ पहुंचानी है। अगर मैं देख लूं, ए, याद है ना इससे होती है कम्युनिकेशन, बी ई एफ और यहां पर जी। भैया ई से, सॉरी एफ से हमें ये चीज सी तक पहुंचानी है। हम सीधे तो लेके जा नहीं सकते ये चीज, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, या तो हम यूं जाएंगे, पर लेकिन इमरजेंसी के टाइम है तो हम यूं भी जा सकते हैं, पर लेकिन इसमें तो टाइम लग रहा है भाई। हो सकता है वहां पर हम प्रोडक्ट यूज कर लें, थोड़ा सा बनाते और मार्केट से गलत हमें थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है जो रॉ मटेरियल था। इसलिए प्रोसीजरल डिलेज होते हैं कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, रिगिड नेचर। भैया एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय कुछ इनोवेटिव चीज ला रहा है, एम्प्लॉय कुछ इनोवेशन ला रहा है, तो उसे हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं जो हमने पहले ही प्रीडिटरमाइन कर रखे हैं तरीके, उनसे काम करो। कोई भी इनोवेटिव आइडिया जल्दी से यहाँ पर अफोर्ड नहीं किया जाता एक तरीके से। नेक्स्ट, अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन रिलेशनशिप। भैया आपको एक दूसरे से बात ही नहीं करने देते, आपने देखा होगा। अच्छा, क्लास में क्या होता है, जब पीरियड चल रहा होता है, 11th-12th की बात नहीं करूंगा मैं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब छोटे थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि भैया मॉनिटर सामने खड़ा है, टीचर खड़े, तो बच्चे आपस में बात कम करते थे। अब तो वैसे तो भैया टीचर ही कुछ वो देखते ही नहीं हो, तुम लोग कम करते थे, है ना? क्यों? क्योंकि भैया वहां पे से हमारे ऊपर एक तरीके से उनकी अथॉरिटी थी हमारे ऊपर। पर लेकिन अब क्या हो रहा है, जो अब हो रहा है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो इनफॉर्मल में आ गया। पर लेकिन जो अथॉरिटी वाली बात थी उस वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो ह्यूमन रिलेशन था, एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन था, वो सही से नहीं हो पा रहा था ना ऐसा कुछ? देखो भाई जल्दी से उतारो इसे। भाई अब अगला देखें, हमने फॉर्मल की एडवांटेजेस और लिमिटेशन देख ली। अब इनफॉर्मल की एडवांटेजेस और लिमिटेशन देखने के बाद भैया आ जाता है सबसे पहले फास्टर स्प्रेड ऑफ नॉलेज। अब भाई फास्टर स्प्रेड ऑफ नॉलेज क्या कहता है हमसे, नॉलेज कह रहा हूँ सॉरी, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज भी लिख सकते हो आप एक तरीके से टेक्निकली, पर लेकिन आप इंफॉर्मेशन लिखना। फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर क्विक स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं हमसे? देखो मैंने आपको फॉर्मल में एक एग्जांपल दिया था कि लिमिटेशन में, अगर मेरे पास कोई जो सामान है, जो मेरा, मान लो मैं प्रोडक्शन करता हूँ चॉकलेट्स का, मैं चॉकलेट का प्रोडक्शन करता हूँ, और जो कोको बिन है अब की बार वो मेरे पास मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं आई, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं आई। वही एफ से हमें जो कम्युनिकेशन है वो जी पे पहुंचानी है। फॉर्मल में हम ऐसे जा रहे थे या फिर ऐसे, है ना? पर लेकिन इनफॉर्मल में हम डायरेक्टली जा सकते हैं, इनफॉर्मल में हम डायरेक्टली जा सकते हैं। इससे क्या होगी, हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो थोड़ी फास्टर हो जाएगी, थोड़ी क्विक हो जाएगी। ठीक है। सेकंड आता है सोशल सेटिस्फेक्शन। भैया पीछे क्या कर रहे थे, हम लोगों को रोक रहे थे एक दूसरे से बात करने के लिए, इस वजह से उनकी सोशल सेटिस्फेक्शन, सोशल इंटरेक्शन कम हो रही थी, यहाँ पर वो बढ़ने लगेगी। एंड द लास्ट वन,
लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा, ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा बन जाएगा। ये रहा, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस पे अगर हम आए तो भैया बहुत आसान आसान दो लिमिटेशन है। सबसे पहली स्प्रेड र्यूमर्स, अफवाह फैलती है भैया। कैसे फैलती हैं, इसके दो एग्जांपल है बड़े पैसे। देखो ऑर्गेनाइजेशन ए है मान लेते हैं हमारी, यहीं पर लिख देता हूं, ऑर्गेनाइजेशन ए। अब ऑर्गेनाइजेशन ए में क्या है भैया, ऑर्गेनाइजेशन ए को आपकी बार लॉस हुआ है और ये बात किसी तरीके से एक एम्प्लॉय को पता चल गई, ये बात किस तरीके से एक एम्प्लॉय को पता चल गई और यहाँ पर उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब के महीने या फिर इस ईयर किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। अब ये बात थोड़ी आगे आगे चलते हुए किसी को क्या पता चली, पहली चीज ये पता चली उन्हें कि भैया अब के महीने बोनस नहीं मिलेगा। ए ने बी को बताया, सॉरी जो एम्प्लॉय है उसने दूसरे एम्प्लॉय को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया भैया जो बोनस है वो आधा, वो जो सैलरी है उसका 10% कट हो जाएगा। तीसरे ने चौथे को बताया भैया 20। ऐसे करते करते आगे पता चल रहा है कि भैया सैलरी नहीं मिलेगी। कोई बीच में बाहर किसी को जाके बात पता चलती है कि भैया कंपनी तो डूबने वाली है, अब किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, अगले महीने कंपनी बंद होने वाली है। इससे क्या हुआ, शेयर मार्केट पे असर पड़ा, र्यूमर्स फैली, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू चेंज, भैया चेंज नहीं लाने देता। क्यों भाई चेंज क्यों नहीं लाने देता, क्योंकि ये कभी इंप्रूव ही नहीं करते, सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाले, कभी भी ये नहीं है कि अपने आप में डेवलपमेंट लाए इस तरीके से, ठीक है। उतारो भाई जल्दी। भैया अब आ जाते हैं बहुत मेन टॉपिक, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके और डिसेंट्रलाइजेशन के। अब समझ लेते हैं एक बार डेलीगेशन होता क्या है। पहले तो पूरा नाम इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। होता क्या है डेलीगेशन, एक बात प्यार समझते हैं। डेलीगेशन हमसे कहता है कि जब भी हम डाउनवर्ड ट्रांसफर करेंगे अथॉरिटी, डाउनवर्ड ट्रांसफर करेंगे अथॉरिटी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, उससे हम डेलीगेशन करेंगे। मतलब भैया जब भी कोई सुपीरियर अपनी अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट को देगा उसे हम डेलीगेशन कहेंगे। इसकी एक छोटी सी बात देख लेना, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिया जाता है, ये कुछ स्पेसिफिक पर्संस को ही दिया जाता है, ये नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है। अब यहां पर देख लें डेलीगेशन के 3 एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मैंने इनकी बात पहले भी की थी चैप्टर में, अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, हमने जब ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। अथॉरिटी क्या होती है भाई, अथॉरिटी होती है किसी को भी कमांड देने की पावर। मतलब अच्छा एक अथॉरिटी में और भी दे सकते हैं, अथॉरिटी में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, अथॉरिटी सिर्फ कमांड देने की पावर ही नहीं होती। जैसे कि मान लो जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को, किसे, प्रोडक्शन मैनेजर को अथॉरिटी दी रॉ मटेरियल ड्रॉ आउट करने की, रॉ मटेरियल ड्रॉ करने की मतलब निकालने की, जो हमारी इन्वेंट्री है उसमें से। तो भैया यहाँ पर उसमें से प्रोडक्शन मैनेजर को दिए और किसी को नहीं दिए अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो काम हो रहा है वो डेलीगेट हो रहा है। यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है भैया, जो अथॉरिटी मिली है उसके हिसाब से काम करना, उस जिम्मेदारी पे काम करना। अगर इस अथॉरिटी मिली है कि उसे वहां सामान निकालना है तो इसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सामान ज्यादा ना निकाले, वो सामान चोरी ना हो जब वो निकाले, ऐसी सारी चीजें। आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, वैसे तो मैं आंसरेबिलिटी बोल देता हूँ कई बार। अकाउंटेबिलिटी कहता है, अकाउंटेबिलिटी कहता है भैया जो मैंने काम किया, जो मुझे काम मिला था, वो मैंने काम किस तरीके से करा, उसका क्या आउटकम आया और वो क्यों या फिर वो ऐसा क्यों आया, उस चीज की आंसरेबिलिटी। मैंने अच्छा किया तो उस चीज की आंसरेबिलिटी, मैंने कैसे किया, मैंने गलत किया तो उस चीज की गलत क्यों किया, ठीक है। अब भाई एक बार इन तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं तो पूरा अच्छे से ये सब समझ आ जाएगा होता है। देखो अथॉरिटी अगर मैं आसानी से बताऊं, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी होती है किसी को कमांड देने की पावर। एक तरीके से अथॉरिटी हो गई ताकत, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, आंसरेबिलिटी हो गई अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि वो उस जिम्मेदारी को मैंने कैसे निभाया, ठीक है। पक्का एक बार देख लें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मीनिंग सबसे पहले भैया मैंने लिख रखा है यहाँ पर ही, राइट टू कमांड, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क, आंसरेबिलिटी ऑफ गिवन आउटकम, आंसरेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ गिवन टास्क, कि जो मुझे टास्क मिला था उसका जो आउटकम आया है उसकी आंसरेबिलिटी, वो ऐसा क्यों आया। डेलीगेशन मतलब
इन्हें डेलीगेट कर सकते हैं क्या भैया? अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, ना ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टर्म बता रहा हूँ, तुम लोग अभी आगे से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वो टर्म ये है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो अथॉरिटी देता है वही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अथॉरिटी देता है वही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भैया किसी हाल में डेलीगेट नहीं हुई, थोड़ी सी भी डेलीगेट नहीं होगी। ऑरिजिन बनती कैसे भैया? अथॉरिटी फॉर्मल पोजीशन, जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को दी, अगर जनरल मैनेजर की जगह वहां कोई और होता तो वो पावर दे सकता था? नहीं। या फिर प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे वाला परचेज मैनेजर पावर दे सकता है प्रोडक्शन मैनेजर को? नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है भैया? जब अथॉरिटी मिलती है उसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है मेरे पास? अकाउंटेबिलिटी सीधी सीधी मेरे पास आती है बिकॉज मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्लो, फ्लो कैसा होता है भैया? अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड दी जाती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड होती है। अब ये डाउनवर्ड की होती है, अपवर्ड की होती है। फिर अथॉरिटी का तुम्हें पता है ऊपर ज्यादा वो होती है अथॉरिटी, तो वो नीचे देते जाते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड की होती है भैया, मैंने बताया जिसे अथॉरिटी मिली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। वही वाली बात, जिसे ज्यादा अथॉरिटी मिल रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और ये हमेशा सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर रहती है। अकाउंटेबिलिटी भैया ये भी अपवर्ड ही होती है बिकॉज असाइन टास्क के लिए होती है, जो मुझे काम मिला है उसकी आंसरेबिलिटी के लिए, तो वो मैं हमेशा ऊपर वाले को दूंगा। ठीक है, अब एक बार डेलीगेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अच्छे समझ आएगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में फर्क। ठीक है, भाई देख लेते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी एंड द लास्ट वन इज सी। ए कौन है? ए आपकी मदर है, बी आपको, सी आपका ब्रदर या सिस्टर, आपका भाई या बहन। भैया अब हुआ क्या, आपकी मम्मी ने मान लेते हैं आपसे कहा कि ये लो अथॉरिटी, अथॉरिटी के तौर पर आपको क्या दिया? 50 रुपए दिए और कहा मार्केट से जाकर ब्रेड लेकर आओ, मार्केट से जाकर ब्रेड लेकर आओ। आपको अथॉरिटी मिल गई, आपने क्या करा, इस अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया अपने भाई को। ओए भैया जानने का मन नहीं है, आलस तो भरा हुआ है अपने अंदर। ठीक है, आपने इस अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया अपने भाई को बिना मम्मी को बताए या अपनी बहन को। अब आपका भाई या आपकी बहन निकले बहुत ज्यादा चालू। हुआ क्या भैया, आपने यहाँ पर अथॉरिटी दी, आपने यहाँ पर अथॉरिटी दी, वो 50 रुपए नीचे और। ठीक है, अब इसने क्या करा, उस अथॉरिटी का मिसयूज करा। भैया मिसयूज कैसे करा अथॉरिटी का? भैया वो 50 रुपए लेके गए बाहर, 50 रुपए उड़ा दिए खाने पीने पे, 50 रुपए उड़ा दिए पूरे। अब भैया 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, आप घर में पड़े हो, मम्मी आपसे कह रही है ब्रेड कहाँ है, ब्रेड कहाँ है। थोड़े टाइम बाद आप में फ्लाइंग चप्पल आनी शुरू हो जाती है, चप्पल वगैरह पड़नी शुरू हो जाती है जब आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है इससे? भैया पता ये चलता है कि जो अथॉरिटी देता है डेलीगेशन में, जो अथॉरिटी देता है हमेशा रिस्पॉन्सिबल भी वही पर्सन होता है। जैसे कि यहाँ पर अथॉरिटी आपने दी थी अपने भाई या बहन को, रिस्पॉन्सिबल आप ही हुए। ऐसा क्यों हुई? क्योंकि अथॉरिटी जो होती है वो ऑफिशियली नहीं जाती डेलीगेशन में, एक तरीके से आप अपना काम करने के लिए उसे दे रहे हो। ये नहीं है कि आपको ऊपर वालों ने कहा है, हाई कमांड ने कहा है, या फिर आपके जो मैनेजर्स हैं उन्होंने कहा है, ये आप अपनी तरफ से कर रहे हो काम। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल आप यहाँ पर होगे आपका जो सबऑर्डिनेट है उसके आउटकम के लिए, जो आपका सबऑर्डिनेट है उसके आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो गए यहाँ पर। ठीक है भाई, इधर की बात। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ साथ साथ हमें डिसेंट्रलाइजेशन भी समझ आ जाएगा यहीं से ही। भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है हमसे? डिसेंट्रलाइजेशन कहता है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो एक सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाए उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। एनीथिंग गोइंग टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट
इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब भैया डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर क्या है, सेम एग्जांपल वहां पर भी आ जाते हैं। ए कौन था, आपकी मम्मी, बी कौन, आप, सी कौन, आपका भाई या बहन। ठीक है भाई, यहां पर भी देखते हैं सेम एग्जांपल से आता है, बस डिसेंट्रलाइजेशन में क्या चेंज होगा ये पता है। ए ने बी को, मतलब मम्मी ने आपको 50 रुपए दिए और कहा, आपको 50 रुपए दिए, सेंटेंस सही से सुनना, आपको 50 रुपए दिए और कहा ये पैसे अपने भाई या बहन को दे दे और कहा है कि ब्रेड लेके आ जाए, और उससे कह दे कि ब्रेड लेके आ जाए। आपने ऐसा ही करा, आपका भाई या बहन पिछली बार की तरह, डेलीगेशन की तरह फिर से चालू बनने की कोशिश में वो पैसे बाहर जाकर उड़ाई आया मजे में, पर लेकिन जब वो घर पे आया, अब की बार चप्पल, फ्लाइंग चप्पल आपको नहीं उसे रिसीव होगी। क्यों भैया, डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा उल्टा काम होता है, जिसको अथॉरिटी मिलती है, जिसको अथॉरिटी रिसीव होती है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है भाई, इतनी बात पक्की है, जिसको अथॉरिटी मिलती है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस पता चल गया, एक और डिफरेंस समझ लो। डेलीगेशन हमेशा स्पेसिफिक लोगों की जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम और बनाऊं, पहले से उतार लूं, मैं इतने डायग्राम बना रहा हूं। हाँ भाई, पॉज करके तो आने चाहिए, तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देख लो। शेयर होल्डर्स आते हैं भाई सबसे पहले, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद सीईओ, जनरल मैनेजर, चारों मैनेजर आ गए हमारे, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और एचआर। और मार्केटिंग के नीचे 3 आ गए, रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स। ठीक है, अब भाई डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर क्या है, एक बार ये चीज अब यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। देखो, जो डेलीगेशन होती है वो कहती है कि मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही पावर दूंगी, मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही अथॉरिटी दूंगी। जैसे कि यहाँ पर जो जनरल मैनेजर है उसने अथॉरिटी सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर को दे दी, इन सबको नहीं दी, इन सबको नहीं दी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया डेलीगेशन का। दूसरा पॉइंट, जो अथॉरिटी देगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, जो अथॉरिटी देगा वही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें। इधर डिसेंट्रलाइजेशन में अगर हम आए, अथॉरिटी ऐसा नहीं है एक कोई दे, अगर हम अथॉरिटी दे रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन में तो हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ेगी, होल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन में क्या आ जाता है भैया, सेंट्रलाइजेशन कहती है कि नीचे वालों के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, नीचे वालों के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, उन्हें अगर छोटे छोटा काम भी करना है उसके लिए उन्हें हमारे पास पूछने आना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है, इतना पक्का है, देख लो, उतारो जल्दी से। भाई अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस। अब होती क्या क्या है भाई, सबसे पहले आता है डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस में फैसिलिटेट ग्रोथ। अब ग्रोथ करने में हेल्प कैसे करता है भाई डेलीगेशन। मान लो आप एक एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, ठीक है, जो मार्केटिंग मैनेजर है आपका, उसने आपको उसका कुछ काम दे दिया, तो उससे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको नया काम आ रहा है ना, इस तरीके से मोटिवेशन।
भैया अगर मैं आपको रोज एक ही चैप्टर पढ़ाता रहूं तो आपको मजा आएगा नहीं। आपको अगर कुछ नया, कुछ हार्ड, कुछ डिफिकल्ट मिले और आप उसे अचीव करो तो मजा आएगा ना। यहाँ पर ऐसे ही होता है, उन्हें कुछ नया और कुछ हार्ड मिलता है जो उनके लेवल से थोड़ा अप होता है। कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है। डेवलपमेंट तो भैया होगा ही जब हम यहाँ पर उन्हें सिखा रहे हैं कुछ नया, है ना। इफेक्टिव मैनेजमेंट होता क्या है जी, मैनेजमेंट के पास अपना जो एक्स्ट्रा वर्क था उन्होंने नीचे दे दिया, उससे वो अपना टाइम लोगों को मैनेज करने में दे पाते हैं, ठीक है। लास्ट आता है क्रिएट मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की मतलब क्या होता है भैया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की ट्रायंगल याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले इसका डायग्राम देखा था, बना के जरूर आना है इसका डायग्राम डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में, जैसा मैंने बताया वैसा। डायग्राम बनाने से असर पड़ेगा भाई थोड़ा, अगर तुम सोच रहे हो टाइम जाएगा डायग्राम बनाने में, नहीं बना पाएंगे हम इतना, पहले अगर प्रैक्टिस करोगे तभी बना पाओगे अच्छे से और अच्छे नंबर आएंगे। जहां 4 नंबर मिल रहे हैं 4.5 5 मिल जाएंगे आराम से, टीचर अंदर का कम चेक करता है। इधर आ जाए डिसेंट्रलाइजेशन में, भाई डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस याद करने की ट्रिक है, आरडी, सीडी और एफडी। भैया इनके कुछ वर्ड्स उठा लिए मैंने शुरू के और बीच के और बना दिया। आरडी रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव। रिलीफ कैसे मिलता है टॉप मैनेजमेंट को, भैया टॉप मैनेजमेंट ने अपनी जो पावर है, भाई बना ही देते हैं थोड़ा सा, अपनी जो पावर है वो नीचे बांट दी लोगों में, अपनी जो पावर है वो लोगों में बांट दी। अब इससे हुआ क्या, इससे जो टॉप मैनेजमेंट था पहले वो सेंट्रलाइज था, कुछ पहले ऐसा था सारी पावर ऊपर भरी हुई थी, ऐसा था ना कुछ पहले, पर अब क्या हो गया, अब वो पावर हमने बांट दी, उस पावर को बांटने की वजह से, उस पावर को बांटने की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं उनके पास ज्यादा पावर नहीं रही, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, और वो अलग से भी एक्स्ट्रा चीजों में अपना टाइम दे पाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव, भैया अगर मैंने कह दिया आपसे कि आपको अपना काम खुद करना है, प्रोजेक्ट खुद बना के लाओ, कैसा बना के लाते, देखा है बच्चे अलग अलग नई नई इनोवेशन लाते हैं, कोई स्क्रैप पेपर से बना रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, ये चीज है। अगर आपका काम हमने खुद दे दिया आपको करने को तो आप इनोवेशन लेके आओगे। थर्ड पैटर्न कंट्रोल, भैया कंट्रोल क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर मैंने बताया था जिसकी अथॉरिटी वही रिस्पॉन्सिबल, मतलब जिसको अथॉरिटी मिल रही है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो भैया इससे क्या होगा, फिर आपका रिजल्ट हम असेस कर पाएंगे और हम आप पर नजर रखेंगे आप कैसा काम कर रहे हो। क्विक डिसीजन मेकिंग, भैया मेरे को अथॉरिटी मिल गई, मुझे बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ग्रोथ करने में हेल्प करता है एम्प्लॉयज की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी। लास्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरिकल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरिकल टैलेंट फॉर फ्यूचर, अब फ्यूचर के लिए मैनेजरिकल टैलेंट को डेवलप करता है। मतलब भैया सोचो यहाँ पर जनरल मैनेजर अपने असिस्टेंट मैनेजर को सारा काम सिखा रहा है, फ्यूचर में हो सकता है ना वो नीचे से ऊपर ही प्रमोट कर दे उस असिस्टेंट मैनेजर को, ऐसे करके। पक्का एक बार ये वाला देख लिया भाई, एक बार देख लो अच्छे से, डायग्राम बिल्कुल बना के आने हैं, ठीक है भाई। जाते हैं, जा तो रही हैं हम, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड आई एम साइनिंग ऑफ भैया।